नमस्कार। पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे तमाम साथियों का स्वागत करता हूं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज ही के दिन 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल का घोषणा किया था और देश के इतिहास में एक काला दिवस के रूप में आज भी याद किया जाता है। पूरा देश आपातकाल के काला दिवस के रूप में उसको मना रहा है और याद कर रहा है। पूरे 50 साल हो गए और आज भी वो यातनाएं लोगों के दिल में हैं। उस काला दिवस के बारे में और अधिक जानकारी और जो यातनाएं, जो पीड़ाएं लोगों ने सहा है, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देने के लिए, आज की पीढ़ी को उस दौर से अवगत कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय बैरागी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और कोर कमेटी मेंबर शीला सिंह जी, इस कार्यक्रम में मेरे को इंचार्ज सारिका जी, पोर्टलैंड सिटी के इंचार्ज मेमुना जी आपके साथ हैं। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हुए गुजारिश करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय बैरागी जी से कि इस काला दिवस के बारे में आपको जानकारी दें। सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं को सादर नमस्कार और आप सबको फिर से एक बार मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में स्वागत करता हूं। 1975 25 जून मध्यरात्रि तत्कालीन कांग्रेसी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा नेशनल इमरजेंसी राष्ट्र को ऊपर में थोपा गया था। समाज के अधिकांश लोगों को आज भी इसका रहस्य मालूम नहीं है। 1971 को इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और इस चुनाव में उन्होंने विजयी भी हुए थे। लेकिन इस चुनाव के ऊपर राजनारायण जी ने, जो उस समय के विपक्ष के नेता थे, राजनारायण जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला दर्ज किया था, जिससे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगमोहन सिन्हा ने लैंडमार्क जजमेंट दिया था कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और उन्हें 6 साल के लिए सत्ता से बाहर कर दिया गया था। आपातकाल देश भर में लागू करने के लिए जब श्रीमती इंदिरा गांधी राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिलने गए थे, तब कैबिनेट के कोई भी मंत्रालय के मंत्री उनके साथ में नहीं थे। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली, जिन्होंने एक भी सवाल उठाए बिना इंदिरा गांधी के कहने पर देश में आपातकाल जैसे काला कानून को थोप दिया था और पूरे भारत को अंधकार में धकेल दिया था। 1975 से 1977 की अवधि के दौरान लगभग 1,11,000 लोगों को हिरासत में लिया गया था और गिरफ्तार किया गया था। इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के महान नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी और ऐसे बहुत अनगिनत नेता शामिल थे। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हम सबके यशस्वी नरेंद्र मोदी जी उस समय नागपुर में सरदार का वेश में भेष बदल करके अपने आप को अरेस्ट होने से तथा आपातकाल जैसे काला कानून से अपने आप को बचा के रखा। आपातकाल के दौरान लाखों देशवासियों को फोर्सफुली नसबंदी ऑपरेशन करवाया गया था, जिसका नेतृत्व श्रीमती इंदिरा गांधी का बेटा संजय गांधी ने खुद किया था।
इमरजेंसी के इस 21 महीने के अंदर भारतीय संविधान का इतना बदलाव किया गया था कि उस वक्त के प्रिंट मीडिया इमरजेंसी खत्म होने के बाद इसका नाम दिया था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान के प्रियम्बल से भी छेड़छाड़ किया था और बदलाव करके बहुत ही निंदनीय काम किया था। इस छेड़छाड़ के द्वारा संविधान में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर शब्दों को जोड़ दिया गया था। आपातकाल के दौरान जितने भी काले फैसले लिए गए थे उसका दस्तावेज को गोपनीय रखा और बाद में उसको जलाकर नष्ट कर दिया ताकि आने वाला पीढ़ी को इस अंधकारमय काला कानून के बारे में कुछ भी साबुत ना मिले और किसी को पता भी ना चले। इमरजेंसी के समय प्रेस या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट नहीं होने का कारण यही समझा जाएगा कि इमरजेंसी का इतिहास को मिटाने का कोशिश किया गया। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा राजनीतिक प्रयास रहा। आपातकाल के दौरान जो लोकतंत्र का हत्या हुआ था उसका एक जीता जागता उदाहरण दिल्ली के जिस क्षेत्रों में प्रिंट मीडिया का प्रिंट हाउसेस हुआ करता था वहां के पावर सप्लाई 10 से 15 दिन तक संजय गांधी द्वारा काटअप कर दिया गया था, जो कि भविष्य में इमरजेंसी का रहस्य किसी का पता ना चले। कांग्रेस सरकार और उसके नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा पूरे देश का गला घोटने जैसा काला कानून जो आपातकाल का नाम से पूरा देश का ऊपर में थोपा गया था वह वाकई स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक काला दिन जो कभी मिटाने से भी मिटने नहीं पाएगा। इसलिए आज हम पूरे देशवासियों के साथ हमारे द्वीपवासियों को भी याद दिलाना जरूरी समझते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद अपने आप को सरकार में बने रहने के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं और प्रजातंत्र को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए आज हम सबको सजग और सतर्क होना बहुत ही आवश्यक है ताकि ऐसा काला कानून फिर से दोहरा न जाए। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और हमारे कोर कमेटी की सदस्य आदरणीय शीला सिंह जी विस्तारित रूप से आप सबको इस आपातकाल का रहस्य के बारे में और अधिक से अधिक जानकारी देंगे। मैं इतना ही आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को बोलना चाहूंगा कि काला कानून को सबको इस आपातकाल को इस काला दिवस को सबको जानने का जरूरत है। किस तरह कांग्रेस सरकार ने देश का अंदर में आपातकाल को लाए थे और किस तरह अपना पावर को उन्होंने इस्तेमाल किया था, ये सबको जानने का जरूरत है। आज एक कार्यक्रम हम लोग महाराष्ट्र मंडल में करने जा रहा है। आप सबको भी सादर आमंत्रण है, आप भी आ सकते हैं। हम लोग लगभग 3:30 बजे के बाद इस कार्यालय का यहाँ से एक जुलूस निकालेंगे और वो जुलूस हम लोग महाराष्ट्र मंडल तक जाएंगे और वहाँ में काफी संख्या में हमारे समाज के युवा पीढ़ी, समाज के वरिष्ठ लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद रहेंगे और एक सुंदर कार्यक्रम हम लोग वहाँ पर करने जाएंगे। और जिस कार्यक्रम को मार्गदर्शन करेंगे वहाँ में हम लोग प्रोजेक्टर लगा रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम को मार्गदर्शन करेंगे हमारे अंडमान निकोबार के प्रभारी आदरणीय रघुनाथ कुलकर्णी जी। उन्होंने डीसी के द्वारा जुड़ेंगे, तो आप सभी को भी वहां में सादर आमंत्रण है, आप भी आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शुरू करें। सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। जैसा कि आपने अभी सुना कि पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से 25 जून 1975 को जो आपातकाल की घोषणा हुई थी देश में, और उस दौरान देश और देश की जनता जिस दौर से, जिस स्थिति से गुजरी, उसको काला दिवस के रूप में जाना जाता है, ब्लैक होल डे ऑफ लोकतंत्र।
डेमोक्रेसी। और इसी विषय पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से हर वर्ष 25 जून के दिन एक तरह से हम एक अवेयरनेस का कार्यक्रम करते हैं, ताकि ये आज की जो युवा पीढ़ी है वो भी ये जान सके, क्योंकि वो पूरी तरह से अनभिज्ञ है। काला जो ये दिवस है 25 जून का, आपातकाल जब हुआ था, उससे उस समय क्या क्या हुआ था देश में, उससे पूरी तरह से आज की हमारी युवा जनरेशन वो अनभिज्ञ है। उनको इसके बारे में जानकारी देना और उसके बारे में चेताना कि आगे चलकर जिस तरह से संविधान और लोकतंत्र पर खतरा कांग्रेस पार्टी और उनकी साथी पार्टियों द्वारा मंडरा रहा है, उस पर हमें एक अलर्ट रहने की जरूरत है। तो दोस्तों 25 जून वो दिन है 1975 का, कि जब देश में स्वतंत्रता के बाद इससे बड़ी विवादास्पद जो कार्यकाल रहा वो कभी नहीं आया था। और ये वो अवधि थी जिस दिन आधी रात को माननीय जो राष्ट्रपति थे हमारे फखरुद्दीन अली अहमद जी, उनके द्वारा आधिकारिक तौर पर इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उनके दबाव पर आकर उन्होंने आपातकाल की घोषणा की थी। और सबसे बड़ी इसमें ये बात थी कि जब भी इस तरह की घोषणाएं की जाती हैं, चाहे वो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है या आपातकाल की घोषणा होती है, उसमें संसदीय जो हमारा मंत्री परिषद होता है उससे राय मशवरा करके उसमें चर्चा होने के बाद ही ऐसे फैसले लिए जाते हैं। लेकिन मंत्री परिषद को बिना किसी जानकारी के जानकारी दी गई। इसमें सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके पीछे का इतिहास ये रहा कि जब निरंकुश शासन जो इंदिरा जी के नेतृत्व में देश में सरकार चल रही थी, जिस तरह से दमनकारी नीतियां उनके द्वारा अपनाई जा रही थी, पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुए। और ये आंदोलन मुख्यतः छात्रों द्वारा आयोजित किए जा रहे थे। और ये जब इसका दबाव इतना ज्यादा बनने लगा, तो हमारे जो जयप्रकाश नारायण जी थे बिहार के, उन्होंने इन छात्र आंदोलनों का नेतृत्व किया और उन्हें एक दिशा देने की कोशिश की। और इसी के तहत 25 जून को रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी लाखों की संख्या में जनता और कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकालने की बात की गई। और जब ये रामलीला मैदान में ये रैली निकली, इसे संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नाम उन्होंने जयप्रकाश जी ने दिया। और मैदान में जब ये सभा चल रही थी, उसी समय प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की जो लाइनें थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इन लाइनों को ही हर एक राज्यों में, हर एक आंदोलनों में नारे का रूप इतनी तेजी से चलाया गया कि उसका दबाव जब पड़ने लगा। और उसी दिन जब ये स्थिति इंदिरा जी ने देखी कि ये अब स्थिति भयावह हो रही है, शायद उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़े, ये सोचकर उन्होंने उसी दिन आनंद फानंद में आधी रात्रि को आपातकाल की घोषणा की। और उससे पहले जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि 1971 में जो चुनाव हुए थे, ये जो आपातकाल घोषणा होने के पहले भी बहुत सारे संविधान में ऐसे अनुच्छेद जोड़े गए, ऐसे अमेंडमेंट्स किए गए जिससे राजनीतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी और प्रधानमंत्री पद को फायदा होता। और उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूंगी कि 1971 में जब राजनारायण जी, जो उस समय बनारस के बहुत ही समाजवादी एक बहुत बड़े प्रखर नेता माने जाते थे, उन्होंने इंदिरा जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। और ये चुनाव केवल उन्होंने 1971 नहीं, उससे पहले भी जब जब चुनाव हुए थे, वही वो रायबरेली से उनके खिलाफ विरुद्ध में लड़ते आए थे ये चुनाव। और जब इस बार वो हारे तो उन्होंने इलाहाबाद कोर्ट में ये पिटीशन डाला कि जो भी ये चुनाव हुआ है, इसमें सरकारी संसाधनों का और पूरे इलेक्शन मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, भ्रष्टाचार किया गया। और कोर्ट ने भी जब सुनवाई के दौरान इस बात को माना कि जो कानून था, जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत जो भी इनका सांसद माननीय इंदिरा जी का जो चयन हुआ है सांसद के रूप में, ये पूरी तरह से अवैध है। और जब ये फैसला आया, उसी दौरान उन्हें 3 हफ्ते का समय दिया गया पद छोड़ने के लिए। और ये जो 3 हफ्ते का कार्यकाल था दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकाल था, क्योंकि इसी दौरान इंदिरा जी ने हमारे संविधान में अमेंडमेंट्स किए, 30 अमेंडमेंट नंबर 38, 39, 40। और आपातकाल की घोषणा करने के बाद भी 2 अमेंडमेंट, महत्वपूर्ण डरावने अमेंडमेंट हम कहेंगे उनको, लाए गए थे। 39 अमेंडमेंट में ही जो था वही, उसकी वजह से उनका जो प्रधानमंत्री का पद था वो बचा, उस पर वो रह पाई। और ये अमेंडमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के खिलाफ चुनाव याचिकाओं पर सुनवाई से रोक दिया गया। ये अमेंडमेंट करके लाया गया, क्योंकि वो जानती थी
कि 3 हफ्ते का मेरे पास समय है, और उनके बेटे संजय गांधी जी ने उन्हें ये मशवरा दिया कि आप इस पद को न छोड़ें, क्योंकि कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे डीके बरुआ जी। उन्होंने ये प्रपोजल भी दिया इंदिरा जी को कि आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का पद संभालें और हम में से किसी एक को प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने के लिए दे, तब आप इस स्थिति में बच जाएंगी, आपके ऊपर कोई असम्मानजनक कोई ऐसा आरोप नहीं लगेगा। लेकिन उनको किसी पर विश्वास नहीं था और उनके बेटे ने ये राय दी कि आपने अगर ये पद आज छोड़ा तो फिर कभी यहाँ आप बैठ नहीं पाएंगी, क्योंकि जो माहौल बना हुआ था उनके खिलाफ, वो पार्टी के अंदर ही वो लोग उनके खिलाफ हो रहे थे। और इसी बात को ध्यान में रखकर उन्होंने ये जो अमेंडमेंट किए कि सुप्रीम कोर्ट में मैं इसको, इस मामले को इलाहाबाद कोर्ट की जो फैसला आया था उसको चुनौती दूंगी, और उस चुनौती देने के बाद तुरंत जब ये फैसला आया उसके 4 दिन पहले उन्होंने ये बिल पेश किए संसद में और उसे पारित करवा दिया। और उस वजह से अमेंडमेंट नंबर 39 की वजह से उनका प्रधानमंत्री का जो पद था वो बच गया। तो ये एक हुई थी। और उसके बाद जब आपातकाल की घोषणा हुई, उस घोषणा के बाद में जो एक डरावना संशोधन किया गया, अमेंडमेंट नंबर 42, संवैधानिक संशोधन, जिसके तहत दोस्तों ये एक बहुत ही भयानक, अगर लोकतांत्रिक प्रणाली में इस तरह के अमेंडमेंट्स किए जाए केवल सत्ता के लालच में, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये हमारे संविधान के लिए खतरा है। आज जैसे कांग्रेस पार्टी के लोग, आपने देखा चुनाव के दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से वो जगह जगह आरोप लगा रहे थे अलग अलग सभाओं में कि हमारे संविधान को खतरा है, 400 पार चले जाएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा और चुनाव नहीं होंगे, मोदी जी का निरंकुश शासन चलेगा। ये एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ये हम बता रहे हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि संविधान खतरे में तब था, 1975 में जब आपातकाल लगाया गया था, तब हमारा संविधान और लोकतंत्र खतरे में था, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। और 42वां संशोधन ये था कि संसद को संविधान को जोड़ने, बदलने और निरस्त करने के लिए निरंकुश शक्ति प्रदान की गई। कैसे? आप सभी जानते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल हो, कॉर्पोरेशन हो, जिला परिषद हो, वहां जहां भी हम कोई बिल लाते हैं या किसी एजेंडा पर बहस होती है, तो एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोरम होना बहुत जरूरी है। मेजॉरिटी डिसीजन के साथ, कोरम के साथ वो डिसाइड किया जाता है, उस पर फैसला होता है। लेकिन उसमें ये खिलवाड़ किया गया कि संसद और राज्य विधान मंडलों में कोरम की आवश्यकता समाप्त कर दी गई। एक सांसद भी बैठकर कोई भी अधिनियम पारित कर सकता है। और ये प्रपोजल पास करने की वजह से इतने सारे अंकुश लगाए गए जो लोकतंत्र के 4 महत्वपूर्ण हमारे स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया, उसमें से न्यायपालिका और मीडिया को टोटली निरस्त कर दिया गया था उस दौरान। और उसके लिए इसमें संशोधन किए गए, जैसे न्यायपालिका की शक्तियों को उसमें कटौती की गई, न्यायपालिका को भ्रष्ट चुनाव प्रथाओं में दोषी पाए गए किसी भी सांसद को न्यायपालिका अयोग्य नहीं ठहरा सकती। और उसी तरह से जो हमारे मीडिया, प्रिंट मीडिया और अखबार जो भी थे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उन पर भी अखबार छापने, न्यूज छापने के लिए सरकार से अनुमति लेने के बाद ही ये काम कर सकते थे, ऐसे आदेश दिए गए। तो ये वो दौर था, ये हम ये बताना चाहते हैं कि इस तरह से उन्होंने निरंकुश शासन चलाया आपातकाल की घोषणा के बाद। और उसी दौरान जैसा कि आपने सुना कि जबरदस्ती नसबंदी की मुहिम चलाई गई संजय गांधी जी द्वारा, और उनका पूरी तरह से राजनीति में, सरकार में हस्तक्षेप था। असंवैधानिक पद में, किसी संवैधानिक पद में नहीं थे, लेकिन उनका पूरा हस्तक्षेप था। और इस तरह से दबाव बनाया गया पूरी सरकार पर, यहां तक कि मुख्यमंत्रियों पर, टीचर्स पर, सरकारी कर्मचारियों पर उनको टारगेट दिए जाते थे कि आपको एक दिन में इतने नसबंदी के ऑपरेशन करवाने हैं, पुरुषों के ये ऑपरेशन कराए जाते थे। और इतना दबाव बनाया गया कि लोग जो थे, जो इस काम से जुड़े हुए लोग थे, वो 8 साल 10 साल के बच्चे हो चाहे वो 80 साल के बुजुर्ग, किसी भी तरीके से उनको लाकर, उसमें भी यूपी में रिकॉर्ड रहा है कि एक दिन में 6000 लोगों का, पुरुषों का नसबंदी का ऑपरेशन करवाया गया था। ये है संविधान को खतरा हुआ था, ये था लोकतंत्र पर काला धब्बा। ये समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं आज इस 25 जून का जो काला दिवस है इसके जरिए। और उसके बाद जैसा कि आपने सुना कि हमारे बहुत बड़े बड़े जो विपक्ष जो सामूहिक एक विपक्ष हुआ करता था, सामाजिक कार्यकर्ता थे, बड़े बड़े नेता थे, उसमें जैसे जयप्रकाश नारायण जी हो
या हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, राजनाथ सिंह जी थे, इन सबको गिरफ्तार किया गया। और मीसा जो कानून है जिसके तहत आप बिना किसी प्रूफ के आप उनको अनिश्चित काल तक उनको कैद में रखा जा सकता है, ये प्रावधान को उसमें यूज किया गया इनके खिलाफ। और उसमें भी जो हमारा यहाँ का दिल्ली का जो हमारा जेल है तिहाड़ जेल की जो कैपेसिटी थी उस समय 2200 की संख्या में लोगों को, कैदियों को रखा जा सकता था, वहां ठूस ठूस कर लगभग 3500 कैदियों को भरा गया। उसमें भी जो विशेष टारगेटेड कैदी होते थे, जो इस आपातकाल के खिलाफ जिन्होंने मुहिम चलाई थी, उनको पागल खाने में, जो पागल हमारे पेशेंट्स होते थे, कैदी होते थे, उनके साथ रखा गया ताकि उन पर दबाव बन सके और वो उससे परेशान हो सके। ऐसी स्थिति पैदा की गई थी ये आपातकाल के दौरान। और उसके बाद ये सारी चीजें हुई और उसके बाद में उन्होंने, जब उन्हें ये लगे, और मीडिया को इस तरह से निरस्त किया गया कि जो सरकार में जो भी चीज हो रही थी, ये सारी चीजें चल रही थी, वो अखबार के जरिए बाहर नहीं आ पाती थी, लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। और सरकार भी इस गलतफहमी में आ गई क्योंकि उनके बारे में अखबार में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहीं नहीं छप रहा था कुछ भी खराब, तो उनको ये लग रहा था कि अब चुनाव की घोषणा अगर हम करें तो हम निश्चित तौर पर हमारी जीत होने वाली है। और यही सोचकर 21 महीने का जो समय था, जब आपातकाल चला 1977 में 21 मार्च को उन्होंने आपातकाल समाप्त करने की घोषणा की ताकि चुनाव हो सके। लेकिन आपने देखा, वो कहते हैं ना कि डर के साम्राज्य में प्रशंसा की ज्यादा देर तक पनप नहीं सकती, और यही हुआ। उनकी गलतफहमी उन चुनाव में दूर हुई, लोगों ने उनको धरातल पर गिराने का काम किया जनता ने, और बहुत ही कम सीट्स कांग्रेस पार्टी की आई और सरकार उनकी चली गई। तो ये हम आपके समक्ष ये बातें रखना चाहते थे। और दोस्तों, बात ये है कि ये परंपरा जो कांग्रेस की बनी रही, इस दौरान जो ये आपातकाल था, इस दौरान दो संस्कृति थी, जो दो कल्चर था। एक था जो चाटुकारिता और चापलूसी का जो कल्चर, वो इसी दौरान शुरू हुआ था। ये आपातकाल की देन है कि कांग्रेस पार्टी में जो चाटुकारिता और चापलूसी का दौर शुरू हुआ, कि सत्ता में बैठे हुए लोगों की चापलूसी करिए, चाहे वो कितना भी गलत कर रहे हो, तो आपको पार्टी में और मंत्री पद या फिर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, आपका चयन होगा। यही जो दौर था जब ये शुरुआत हुई, और आज वो चीज आप हर एक पार्टी में ये देख रहे हैं। और ये कल्चर जो था, यही हमारे जो लोकतंत्र की आत्मा होती है कि किसी भी विषय पर असहमति जताना, वो चीज को खत्म करता है, और लोकतंत्र और देश की जो कोई भी संगठन है, इसी की वजह से वो कमजोर होता है। इसके बाद भी, आज भी आप देखें कि हमारे आपातकाल के बाद भी आप कांग्रेस पार्टी द्वारा अलग अलग समय पर जो ऐसे काम किए गए कि जिससे संविधान और लोकतंत्र को खतरा हुआ, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि जैसे पंजाब में उग्रवाद, ये भी कांग्रेस पार्टी की देन है। जब इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल के पहले से जब उनके खिलाफ आंदोलन चल रहे थे, तो ये आंदोलन पंजाब में भी चला, और अकाली दल ने इसको मुखर होकर इसके खिलाफ में आवाज उठाई थी और मजबूती से ऊपर आया था। और इसको देखते हुए, क्योंकि उन्हें ये नजर आने लगा कि अकाली दल की वजह से पंजाब में कांग्रेस को खतरा हो सकता है, तब उन्होंने भिंडरावाले के उदय को अनुमति इंदिरा जी ने दी थी। और यही वजह था कि आज भिंडरावाले की वजह से जो ये संगठन है, इसकी वजह से आप विदेशों में, कनाडा से लेके बाकी दूसरे देशों के माध्यम से और अपने देश में भी किस तरह से देश की अखंडता और राष्ट्रीय हितों को खतरा बना हुआ है, आप सब देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। उसके बाद जो सरकार के फंड द्वारा जो अल्पसंख्यक हमारे संस्थान थे, मुख्य दो अल्पसंख्यक संस्थान थे, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सरकार की फंडिंग से चलती थी। लेकिन उसके बावजूद केवल अल्पसंख्यक पुष्टिकरण के लिए इन संस्थानों से SC, ST और OBC आरक्षण को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। ये था लोकतंत्र को खतरा, ये था संविधान को खतरा। आज क्या आप ऐसी चीजें देख पा रहे हैं? किसी भी संस्थान में हमारी सरकार पर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन खुलकर आप आरोप लगाते हैं। हमारी जनता है, हमारे अलग अलग पत्रकार है, अलग अलग समूह हैं, सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए आरोप लगाते हैं, लेकिन ये नहीं होता है कि उसको बैन कर दिया जाता है, उसको टोटली निरस्त कर दिया जाता है। ये हुआ मनमोहन जी की सरकार के समय में भी। PMO के अधिकार में जितने पत्रकार थे, उनके द्वारा और बाकी लोगों के द्वारा जो ट्विटर हैंडल चलाए जाते थे, जब उनके द्वारा सवाल उठाने गए सरकार पर, तो लगभग 10,000 ट्विटर प्रोफाइल को ब्लॉक कर दिया गया था, उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाए गए।
पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई की। ये थी निरंकुशता और ये था संविधान को खतरा। तो इस तरह से संविधान को कांग्रेस सरकार ने टोटल अपने कार्यकाल में 75 संशोधन संविधान में किए और 90 बार आर्टिकल 356 का उपयोग करके अलग अलग राज्यों में वहां की सरकारें गिराई। इस संख्या पर आप ध्यान दीजिएगा, 75 बार संशोधन किया संविधान में और 90 बार सरकारों को, अलग अलग राज्यों की सरकारों को आर्टिकल 356 का उपयोग करके गिराया, सरकार गिराई उन्हें। उसके बाद भी राजीव गांधी जी अपने प्रधानमंत्री के काल में उन्होंने अलग अलग समय पर यह बात कही थी कि चुनाव में बैलेट पेपर के बजाय ईवीएम का उपयोग होना चाहिए। लेकिन आज वही राहुल गांधी जी के आप बयान सुन लीजिए, टोटली ईवीएम, पूरा सरकारी हमारी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहे। जनता जो एक सरकार चुन कर आती है उस पर सवाल उठाते रहे। और इस बार भी उन्होंने यही काम किया कि मिड डे जो पेपर है उसके माध्यम से ये बात आई कि ईवीएम को एनडीए के किसी भी कैंडिडेट के परिवार के लोग एक ओटीपी के माध्यम से ईवीएम मशीन को खोल सकते हैं और उसके जरिए उसमें छेड़छाड़ की जा सकती है। मिड डे पेपर इनका ये भी तरीका हो गया है कि ये यहां तो करते ही हैं, जो आवाज उठाते हैं, जनता को भड़काते हैं, ये काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही विदेशों में जाकर भी अपने देश की कार्य व्यवस्था पर जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वहां से जाकर वहां के पेपर्स को यूज करते हैं, वहां की पार्टियों को यूज करते हैं, वहां के संगठनों को यूज करते, देश की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं अलग अलग। तो ये मिड डे पेपर में भी जब ये बात आई और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बात को सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्लियर किया कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि ईवीएम मशीन को खोलने के लिए किसी ओटीपी की जरूरत है, तब जाकर उस मिड डे पेपर के एक लास्ट पेज में एक छोटा सा सॉरी का कॉलम उन्होंने लिख दिया। उसके बाद ये चुप हुए। वरना इन लोगों ने, इंडी अलायंस ग्रुप ने ये प्लान कर लिया था कि चुनाव के नतीजे अगर हमारे फेवर में नहीं आए तो हम पूरे देश में इस तरह का आंदोलन छेड़ेंगे ईवीएम को लेकर। जबकि वही राहुल गांधी रायबरेली और माइनॉट से लाखों के वोट से उन्होंने जीत हासिल की। क्या वहां भी ईवीएम को हैक करके उन्होंने जीता? ये सोचने का विषय है। इस तरह से ये झूठी तरीके से जनता को बरगलाना, एक भय का माहौल बनाना, केवल सत्ता में आने के लिए ये इस तरह का काम चल रहा है इनका। और ये सारी चीजें बताने का हमारा प्रयोजन ही यही है कि लोगों को इसके बारे में चेताने के लिए हम ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, लोगों को अवेयर भी करने के लिए कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही, अगर हम सचेत नहीं हुए तो ये सारी चीजें, जिस तरह से बंगाल का माहौल बना हुआ है, केरल का माहौल बना हुआ है, तमिलनाडु में आपने देखा हमारे भारतीय जनता के प्रेसिडेंट अन्नामलाई जी को एक प्रतीकात्मक रूप में एक बकरे के सिर पर उनकी एक तस्वीर लगाई गई और सामूहिक पब्लिक के बीच में उनकी बलि दी गई, उस बकरे का सर काटा गया और ये दिखाने के लिए कि अन्नामलाई को हमने बलि दे दी। ये क्या है? ये लोकतंत्र पर खतरा नहीं है? वहां द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की सरकार है, वहां क्या कदम उठाए गए? ये सोचने का विषय है। ये इसको कहते हैं लोकतंत्र पर खतरा, संविधान खतरे में। उसी तरह से केरल में 55 जो राजनीतिक हत्याएं हुई, मर्डर हुए, उसमें से 24 केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। वेस्ट बंगाल का हाल आप देख लीजिए, चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद जो हिंसाएं हुई, उसमें ऐसी हालत बना दी गई कि जिन लोगों ने भारतीय जनता को सपोर्ट किया, उन कॉलोनीज में, उस पूरी कॉलोनी में पानी की सप्लाई बंद, बिजली की सप्लाई बंद, कचरा जो गार्बेज कलेक्शन होता था वो पूरा डंप करना उन कॉलोनीज में, इस तरह से उनको हरास किया गया। और जो कार्यकर्ता जिनके घर फूंक दिए गए, जिनके परिवारों में हत्या की गई, उन्होंने जब राज्यपाल से मिलने की अनुमति मांगी, राज्यपाल ने अनुमति भी दे दी, लेकिन उनको उसके बावजूद राज्यपाल तक पहुंचने से पूरी फोर्स ने, वेस्ट बंगाल की फोर्स ने रोका। यह है संविधान को खतरा। इस बात के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि जिनकी मानसिकता ऐसी है देश को लेकर, और जो उन्होंने घोषणा की, एक फेक घोषणा की कि हमारी सरकार आएगी, हम जीतेंगे तो महिलाओं के अकाउंट में साल में 1 लाख रुपए आएंगे। और आप देख रहे हैं नतीजा, जिन जिन राज्यों में इनकी सरकार बनी है वहां महिलाएं लाइन में आकर खड़ी हो रही है। जवाब क्यों नहीं देते? क्यों अपनी जिस राज्य में उनकी सरकार है वहां क्यों नहीं 8,500 रुपए उनके अकाउंट में जा रहे हैं? तो ये सारा झूठ, भ्रम फैलाकर संविधान को चोट पहुंचाना, लोकतांत्रिक व्यवस्था को चोट पहुंचाना, उस पर आवाज उठाना, सवाल उठाना, इसके खिलाफ में आज
जो काला दिवस हम ये मानकर चल रहे हैं कि 25 जून 1975 से लेकर 21 महीने का वो कार्यकाल केवल काला दिवस नहीं था। अगर हम आज भी नहीं चेते, ऐसी जिस तरह से एक भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ग्रुप कर रहा है, अगर हम इस अवस्था में भी नहीं चेते तो ये निश्चित तौर पर हमारे लोकतंत्र को उतना ही खतरा ये आगे चलकर होगा जितना 1975 में। धन्यवाद।